हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मनोज लर्निंग जोन पर, जहां पर आपको मिलते हैं कंपटीशन, कॉलेज और स्कूल लेवल तक के सभी डाउट्स क्लियर करने को मिलते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं वो टॉपिक है बी फार्म फोर्थ ईयर का, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अब क्योंकि आप लोगों के एग्जाम नजदीक है, तो आप लोगों के एग्जाम नजदीक होने की वजह से मैं आपके लिए केवल और केवल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आ रहा हूं, जो कि आपका यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट होगा। तो आप लोगों का जो यूनिट फर्स्ट है वह है बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सारा का सारा नहीं पढ़ेंगे हम, केवल और केवल इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है और सीखने लायक जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका फर्स्ट यूनिट, और इस वीडियो को आप पूरा का पूरा जरूर देखें, क्योंकि ज्यादा लेंथी मैं बना नहीं रहा हूं। और अगर थोड़ा लेंथी हो भी गया तो इसमें आपके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हैं वही कवर करने वाला हूं। फालतू कोई भी टॉपिक इसमें नहीं आने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि स्टैटिस्टिक्स कहते किसे हैं, यानी कि जो आपकी हिंदी में बोलते हैं इसको सांख्यिकी, होती क्या है। तो बोलते हम इसको, इट इज द कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। यानी कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो क्या दिखाता है, कलेक्शन दिखाता है, रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, एनालिसिस दिखाता है और इंटरप्रिटेशन दिखाता है किसका, एक न्यूमेरिकल डाटा का। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और यही स्टैटिस्टिक्स अगर आपका बायो के फील्ड में या मेडिकल फील्ड में यूज होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स बोल देते हैं। ठीक। तो इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वह है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर फ्रीक्वेंसी। देखो, थ्योरेटिकल अगर मैं आपको ज्यादा ना लिखाऊं तो आप थोड़ा सा जो सीख रहे हो उस पर फोकस करना। थ्योरी तो आपको किताबों में मिल जाएगी या नेट पर भी सर्च मारोगे तो एक बेहतरीन थ्योरी आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो रिपीटेशन भी कह सकता हूं, यानी कि कोई नंबर या कोई डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाता है। जैसे मैं यहां पर बच्चों के नाम लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पर बच्चों के नाम लिख दूं, जैसे मान लीजिए रोहित, राम, रोहित, सोहन, मोहन, रोहित, मोहन। मान लीजिए मैंने ऐसे नाम लिख दिया, कुछ एग्जांपल मैंने ऐसे नाम लिख दिया। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो रोहित रिपीट हो रहा है, देखो, एक बार, दो बार, तीन बार। तो यानी कि जो रोहित की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी, यहां पर तीन। राम की बात करो तो राम की फ्रीक्वेंसी एक है, केवल एक ही बार है। सोहन की बात करो तो सोहन पे केवल एक बार है। और अगर मोहन की बात करो तो मोहन आपका कितनी बार है, आपका दो बार है। तो ये जो आपने लिखा है कि रोहित के आगे तीन, राम के आगे एक, सोहन के आगे एक, मोहन के आगे दो, तो यही चीज इसकी फ्रीक्वेंसी शो कर रही है कि कौन सा डाटा आपका कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो कोई मेरे पास अगर बहुत बड़ा डाटा है तो उस डाटा में किसी का नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है या कोई डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर हो गया। अब आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिपीटेशन, कि जितनी बार वो रिपीट होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी सामान्य भाषा में। उसके बाद आता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट इज अ टेबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इट इज अ टेबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि टेबुलर फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म में जो ये डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, गिवन इंटरवल्स। और वहां पर इंटरवल्स भी गिवन रहते हैं। आपको समझाता हूं इंटरवल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, वो आपका तीन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला आपका है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट है आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके तीन टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया। और इन्हीं तीन टाइप में आपका जो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका मोस्टली पूछा जाता है ज्यादातर। तो ये आपका दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है आपका इंक्लूसिव। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया आपका दो टाइप का हो गया, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो हमारे पास एक रेंज होती है, एक इंटरवल होता है, इसमें जो है अपर लिमिट नहीं होती, जहां पर खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है, जहां पर खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है। और इंक्लूसिव में क्या होता है, आपका अपर जो अपर जो लिमिट है वो क्या होता है, इसमें इंक्लूड रहता है, अपर लिमिट इंक्लूड रहता है। आप याद कैसे रखोगे, देखो इंक्लूसिव इंक्लूड रहता है, एक्सक्लूसिव इंक्लूड नहीं रहता। अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको कि कौन कैसा दिखाता है, तो थोड़ा सा आप देख लो। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक तरीके से आपके पास इंडिविजुअल डाटा रहता है और वो इंडिविजुअल डाटा की फ्रीक्वेंसी दिखाई रहती है कि भाई कोई इतनी, जैसे ये सेम एग्जांपल मान लो, ये टेबल है, अगर ये टेबल है, ये नेम है और ये कुछ भी मान लो, तो ये एक तरीके से आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में दिखा दिया तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, फिर आगे अगर चले कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मान लो, चलो मैं इसको हटा देता हूं पहले। देखो, तो सबसे पहले था हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल डाटा रहता है, खाली उसके फ्रीक्वेंसी को शो किया जाता है। यहाँ पर मान लो मैं एक नॉर्मल छोटा सा टेबल बना देता हूं, मान लीजिए यहां पर सीरियल नंबर हो गया 1 2 3 4, चारे ले लेते हैं, और यहां पर नेम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा था मोहन, सोहन, रोहन और श्याम, मान लो मैंने ये नाम लिख दिए। अब मान लो क्लास में जो इनकी फ्रीक्वेंसी शो हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 1 3 4, मान लो ये मैंने आगे नंबर लिख दिया, तो ये दिखा रहा है कि क्लास में मोहन 2 है, श्याम 4 है, रोहन 3 है और सोहन केवल 1 ही है। तो ये दिखा रहा है इसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, लेकिन डाटा तो इंडिविजुअल ही है। अब इसी चीज को अगर मैं कॉन्टिन्यूअस में दिखाऊं, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका होता है दो टाइप का, एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। तो यहां पर अगर मैं दो टेबल बनाऊं, सीरियल नंबर यहां पे दिखा देता हूं, 1 2 3 4, चार डाटा लेते हैं, मान लो ये रहा। अगर मान लो चलो क्लास में स्टूडेंट्स है तो मार्क्स, और यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर वही मार्क्स, और यहां पर मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मार्क्स मान लो बच्चों के आ रहे हैं 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, और चलो ज्यादा गैप हो जाएगा तो एक काम कर लेते हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 टू 80। और स्टूडेंट 0 से 20 तक मान लो 2 3 5 कुछ भी ले लो, और एक यहां पे लिख रहा हूं मैं मार्क्स को ऐसे इस तरीके से देखना ध्यान से, 0 से 20, 21 से 40, 41 से 60, 61 से 80, और स्टूडेंट यहां पर मैं ले लेता हूं 3 4 5 और 2, मान लीजिए। अब मुझे पहचानना है कि कौन सा एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कौन सा इंक्लूसिव। तो ध्यान से देखो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे खत्म हो रहा है, अगला 20 से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर 40 पे खत्म हो रहा है, अगला 40 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर अपर लिमिट नहीं है,
ठीक। और यहां पर जो है 0 से 20, 21 से 40, 41 से 60, 61 से 80, यानी कि जहां पर खत्म हो रहा है उसके अपर लिमिट से स्टार्ट हो रहा है। 20 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, देखो 40 पे खत्म हो रहा है तो अपर लिमिट 41 से स्टार्ट हो रहा है। 60 पे खत्म हो रहा है तो अपर लिमिट 61 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें अपर लिमिट है। तो जिसमें अपर लिमिट इंक्लूड होगा उसको आप बोलोगे इंक्लूसिव, और जिसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगा उसमें आप बोलोगे एक्सक्लूसिव। तो ये आपका एक्सक्लूसिव आ गया। क्लियर हो गया? तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट आपका था कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी समझ लेते हैं हाथों हाथ। मान लो इसके लिए भी मैंने एक टेबल बना दी, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक मान लो। यहां पर है, यहां पर ले लो स्टूडेंट्स, ठीक। यहां पर ले लो इनकी फ्रीक्वेंसी, और यहां पर ले लो आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। स्टूडेंट के नाम आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया राम, लखन, रोहन, मोहन, सुमित, मनोज, राहुल, अमित। इस तरीके से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो इनकी फ्रीक्वेंसी है 2 5 3 5 7 8 और 1, और यहां पर मान लो 3। अब मान लो इसका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत इजी है। आपने क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज ऐसे नोट कर लेना है। फर्स्ट डाटा एज इट इज नोट कर लो, और उसके बाद इसको क्रॉस में ऐड करते जाओ। तो 5 और 2 7, फिर क्रॉस 10, फिर क्रॉस कितना आएगा यहाँ पर 15, फिर 15 और 7 कितना आएगा 22, फिर 22 और 8 कितना आएगा 30, फिर 30 और 1 कितना आएगा 31, फिर 31 और 3 कितना आएगा 34। तो इस तरीके से आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। कैसे, मैंने बताया आपको निकालना है। पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट डाटा एज इट इज उतार लोगे, फर्स्ट डाटा एज इट इज, उसके बाद आप क्रॉस में ऐसे ऐड कर दोगे, इसको इसके साथ ऐड करोगे 7 आएगा, फिर 7 को अपने से नीचे वाले के साथ ऐड करोगे 10 आएगा, फिर 10 को अपने से नीचे वाले के साथ ऐड करोगे 15 आएगा, फिर 15 को अपने से नीचे वाले के साथ ऐड करोगे तो 22 आएगा, फिर 22 को अपने से नीचे वाले के साथ 8 के साथ ऐड करोगे तो 30 आएगा। तो इस तरीके से ये आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये 3 टाइप का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। इसके आगे का टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब आपका इसी से आगे एक और टॉपिक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसके कई टाइप है, जैसे पहला है आपका हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। दूसरा आपका पॉलीगन, फिर आपका लाइन ग्राफ, फिर आपका बार ग्राफ, और लास्ट आपका फिफ्थ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये आपने पढ़ने हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हिस्टोग्राम है। इस हिस्टोग्राम को आप अभी बनता हुआ देखोगे, मैं सिखाऊंगा आपको। पॉलीगन भी कहीं ना कहीं जैसा हिस्टोग्राम बनाऊंगा सेम वैसे ही है। लाइन ग्राफ में आपने क्रिकेट अगर अगर देखते होंगे तो क्रिकेट में देखा होगा कि आपने जो बॉलिंग बैटिंग का दिखाते हैं, जैसे वाली टीम कितनी ऊपर कितने ओवर में गई, तो ऐसा एक ग्राफ दिखाते हैं लाइन, फिर उसके ऊपर इंडिया की टीम की लाइन दिखा देंगे। तो जो है वो लाइन ग्राफ है। फिर आपका आता है बार ग्राफ, जैसा हिस्टोग्राम बना रहे हैं वैसे हम बार ग्राफ बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा।
और लास्ट आता है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक, ये आपके 1 2 3 4 5 टाइप के कर्व है। तो यहां पर ध्यान से सीखना कि ये कैसे बना रहा हूं मैं, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से देखें। पहला है इसमें हिस्टोग्राम। तो पहला हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं हिस्टोग्राम। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, यहां पे लिख देता हूं मैं मार्क्स, और यहां पर लिख देता हूं मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां पर लिख देता हूं, मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 टू 60, 60 टू 70, और लास्ट ले लेते हैं एक 70 टू 80। और स्टूडेंट मान लो यहाँ पर है 2 या 6, 8, 6, 12, 10, 16, 14 और 8। मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे दिखा दिए। अब मुझे इसका बनाना है क्या, हिस्टोग्राम। तो हम ऐसे करके लाइन एक ड्रॉ करेंगे। अगर सीधा ना बने तो ध्यान से थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग भी। मान लो ये रहा मार्क्स वाली लाइन, और ये जो हम बना देते हैं, ये बना देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबको इतना तो पता ही होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हमने ऊपर वाले को एक्स एक्सिस मान लिया, नीचे वाले को वाई एक्सिस मान लिया। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब हमारे 80 तक है तो ऐसा यहाँ पे 0 होता है, तो ऐसा कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और स्टूडेंट्स हैं आपके, देखो 6, 8, 6, 12, 10 इस टाइप में, तो एक काम कर लेते हैं, 2 2 का बना लेते हैं गैप। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, मान लो यहां तक हमने बना दिया। 0 से लेकर 10 तक मेरे 6 स्टूडेंट हैं, तो ये रहा 0 और ये रहा 10, तो 10 तक 6 स्टूडेंट, मतलब यहां तक। तो इसको हम ऐसे कवर कर लेंगे। फिर है आपका 10 टू 20 8 स्टूडेंट, 10 टू 20 8, तो इसको लाइन को थोड़ा सा ऊपर 8 तक लेके जाएंगे और यहीं से 20 तक कवर करके लेके आ जाएंगे वापस। ठीक, फिर ऐसे आपका 20 से 30 तक 6 है, तो 20 से लेकर 30 तक 6 है, तो 6 के सामने एक लाइन ऐसा, और ये 30 तक ऐसे कवर कर लेंगे। फिर आपका 30 से लेकर 40 तक कितना है, 12 स्टूडेंट्स, तो 30 से लेकर 40 तक 12, तो 12 ये रहा लाइन, तो 30 से 40 तक 12 के सामने ले जा लो लाइन, और 40 तक। फिर उसके बाद आपका 40 टू 50 10 है, 40 टू 50 10, तो ये रही लाइन। फिर आपका 50 टू 60 है आपका 16, तो लगभग लगभग यहां तक जाएगा ये लाइन। थोड़ा सा बिना स्केल के गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, देख लेना आप थोड़ा सा इसको। और 60 टू 70 जो है आपका, वो 14 तक जा रहा है, तो ये रहा 14। और 70 टू 80 तक 8 है आपका, तो 8 वाली लाइन ये रही। तो इस तरीके से आपका जो ये है आपका हिस्टोग्राम बन चुका है। तो हिस्टोग्राम आपका बेसिकली जो बन रहा है आपका फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बन रहा है। तो जो आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने इस तरीके से बनाया, ये आपका एक्स एक्सिस के लिए मान लो और ये आपका वाई। तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उसको ड्रॉ कर लिया। अब 0 टू 10 जितने स्टूडेंट थे मैंने वहां तक उसको ड्रॉ कर लिया। 10 टू 20 तक 8 तक थे, तो मैंने 10 टू 20 तक 8 तक कवर कर लिया। तो जहां तक आपको कवर करना है वहां तक एक से बॉक्स बना देंगे, आपका ये हिस्टोग्राम बन चुका है। और अगर मैं आपको बताऊं इसके आगे जो दूसरा था पॉलीगन, पॉलीगन में क्या करना होता है, सेम हिस्टोग्राम बनेगा, सेम एज इट इज हिस्टोग्राम बनेगा, बट उनका जो मिड पॉइंट है, जैसे यहां से मिड पॉइंट तक लेके जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ऐसे, ऐसे, सबके मिड पॉइंट, और फाइनली ऐसे। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, पॉलीगन। तो आपने क्या करना है, सबके मिड पॉइंट मिलाने हैं और लास्ट में ग्राफ पे छोड़ देना है। तो इस तरीके से जब आप मिड से मिड पॉइंट मिलाओगे तो ये आपका बन जाएगा सेकंड नंबर का पॉलीगन। फिर आपका आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ भी कुछ कुछ ऐसे बनेगा आपका, सेम टू सेम, जैसे पॉइंट जहां जहां पर होंगे पहले आप उसको पॉइंट आउट करोगे ऐसे करके, तो आप ऐसे करके लाइन खींच देना, ऐसे करके ये लाइन ग्राफ बन जाएगा। लास्ट में बार ग्राफ की बात आएगी तो बार ग्राफ यही बार होता है, बट ये साथ में चिपके हुए बने हैं, वो इंडिविजुअली बनते हैं। इस तरीके से बनेंगे आपके बार ग्राफ, इस तरीके से अलग अलग, ये आपके बार ग्राफ हो गए। फिर आता है आपका लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व देखूंगा नहीं, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दूसरी क्लास उसके लिए प्रॉपर एक सिंगल क्लास बना दूंगा। इसमें फिर ज्यादा लंबा खिंच जाएगा वो, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। लेकिन आप लोग चाहो तो देख सकते हो, उसमें कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का कर्व। अगर चाहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और मैं इसके लिए प्रॉपर नहीं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कर्व है इसके लिए एक स्पेशल अलग क्लास लेके आऊंगा 5 से 10 मिनट की, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी सारे ग्राफ जो मैंने आपको समझा दिए, देखो हिस्टोग्राम प्रॉपर, ये बिना ब्लैक वाली लाइन के। फिर उसके आप पॉलीगन बनाना तो इनके मिड लाइन को मैच कर दो, पॉलीगन बन जाएगा। उसके बाद अगर लाइन ग्राफ खींचना है तो आप लाइन लाइन खींच सकते हो, बार ग्राफ खींचना है तो इंडिविजुअली ऐसे अलग अलग बार ग्राफ बन जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई चीज दिक्कत करे तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम होने में टाइम है, और उस टाइम से पहले अगर आप इन चीजों को पढ़ रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर तरीके से इनको तैयार कर सकूं, ठीक है। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो हो सकता है कुछ डाउट्स आपके रह जाए पहली क्लास में, तो अगर डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं, ठीक। तो आगे चलते हैं, फटाफट से नोट कर लो इसको। अब आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का अगर मैं एक शब्द में इसको डिफाइन करूं तो सीधा सीधा एवरेज वैल्यू। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एक तरीके से सीधा सीधा एवरेज वैल्यू। और एवरेज निकालना मुझे लगता है सभी को आता होगा या आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाटा है, मान लीजिए एक डाटा ले लेते हैं, मान लो स्कूल में, मान लो कई 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, 8, चलो 8 बच्चे ले लेते हैं। 8 बच्चों का जो बॉडी वेट है, मान लो किसी का 30 kg है, किसी का 25 kg है, किसी का 45 kg है, किसी का 40 kg है, किसी का 35 kg है, और 32 kg है, 28 kg है, और मान लो एक 30 kg फिर आ गया। मान लीजिए हमारे पास स्टूडेंट्स थे 8 और इनका बॉडी वेट ये रहा। अगर बोला जाए क्लास, पूरी क्लास का, 8 बच्चों की क्लास है, पूरी क्लास का जो एवरेज वेट होगा वो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपने पूरे डाटा को ऐड कर देना है। जब आप पूरे डाटा को ऐड कर दोगे और डिवाइड कितने से करोगे आप, मतलब इन्हीं डाटा को आप ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8। अगर 10 बच्चों का डाटा लिया तो 10 से डिवाइड होगा, 20 बच्चों का डाटा लिया 20 बच्चों से डिवाइड होगा, 30 का डाटा लिया 30, मतलब जितने डाटा को आप प्लस करोगे उतने ही नंबर से आप क्या कर दोगे, उनको डिवाइड कर दोगे, तो आपका एवरेज आ जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर हो गया। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एक तरीके से एवरेज हो गया। और एवरेज कैसे निकालते हैं, जितना भी डाटा आपके पास है सारे डाटा को आप ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय जो आपके पास डाटा थे जितने नंबर, उतने से आप उसको डिवाइड कर दो। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका निकाला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो। तो मैं इसको हटा देता हूं एक तरीके से। अब वो दो तरीके क्या है, देखो आज की क्लास में इन्हीं दो तरीकों को हम कवर करेंगे। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास, क्योंकि सबसे बड़ा यूनिट जो है आपका पूरी सिलेबस का सबसे बड़ा यूनिट यही वाला है, और इस यूनिट का मैं आधा पोर्शन आज इस वीडियो में खत्म कर, आधे से ज्यादा, और बचा हुआ जो रहेगा वो कल आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो में आपको कंप्लीट फर्स्ट यूनिट आपका खत्म
मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक मैथमेटिकली और एक होता है पोजिशनल। ठीक, एक मैथमेटिकल और एक होता है आपका पोजिशनल। तो मैथमेटिकल आपका जो है एक आता है आपका अर्थमेटिक मीन, एक आता है आपका हार्मोनिक मीन, और एक आता है आपका जियोमेट्रिक मीन। ये तीन हमने मैथमेटिकली पढ़े हैं, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, ये तीनों आज हमने खत्म करना है। साथ ही साथ में पोजिशनल आपके आते हैं दो, एक मीडियन और एक आता है आपका मॉड। एक होता है मीडियन और एक होता है मॉड। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने 9th-10th में सुना रहेगा कि मीन, मॉड, मीडियन, ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी। क्या क्या? मीन, मॉड, मीडियन, ये तीन चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। लेकिन काफी अच्छा खासा टॉपिक है। और मीन जो आपका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है, जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर मीडियन और मॉड कैलकुलेट करना है। तो ये है आपका छोटा सा चार्ट जिसको आज हमने कवर करना है। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब हम सबसे पहले हम करने वाले मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपका सबसे पहले चलेगा इसके अंदर आपका अर्थमेटिक मीन। इसके अंदर भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक मीन फॉर, आपका सबसे पहले आएगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए, दूसरा आएगा आपका डिस्क्रीट सीरीज के लिए, और तीसरा आपका आएगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए तो आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो तीन सीरीज के लिए हमने निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब यहां पर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस क्या है, देखो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं होती, जो डाटा है सब अकेले अकेले आ रखे हैं, सब डाटा इंडिविजुअली है, कोई भी रिपीटेड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको रिपीटेड मिलेगा इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में क्या रहेगा, पूरा का पूरा डाटा इंडिविजुअल रहेगा, यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी शो नहीं होगी, सिंगल डाटा रहेगा। डिस्क्रीट में क्या रहेगा, सिंगल डाटा तो रहेगा लेकिन उसके बगल में एक और डाटा रहेगा जो उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। एक तरीके से आप उसको भी इंडिविजुअली कह सकते हो, जब फ्रीक्वेंसी हम शो ना करें, जैसे तीन तीन बार है तो तीन तीन बार लिख दो, चार चार बार चार चार बार लिख दो, तो भी एक सिंगल डाटा बन जाएगा, इंडिविजुअल सीरीज बन जाएगा। तो देखा जाए तो दोनों सेम ही है, फर्क कुछ नहीं है, बस इसमें फ्रीक्वेंसी शो नहीं होती, इसमें फ्रीक्वेंसी को शो किया जाता है, ये डाटा इतनी बार है, ये डाटा इतनी बार है, ये डाटा उतनी बार है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको पता चल गया होगा, उसमें एक इंटरवल बना रहता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, उसमें एक इंटरवल रहता है, एक गैप रहता है, एक रेंज रहती है। तो इन तीनों के लिए हमने निकालना अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका भी फॉर इंडिविजुअल सीरीज। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं एक, मान लो ये सीरीज है, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। देखो इस डाटा के अलावा आपको कोई और डाटा दिखेगा ही नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी शो हो ही नहीं रही है, सब इंडिविजुअली। मुझे निकालना है इसकी अर्थमेटिक मीन, इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस डाटा को क्या मान लो, एक्स, क्या मान लो, एक्स। तो इसका जो मीन का फॉर्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है
वो हम शो करते हैं किससे, एक्स है, एक्स के ऊपर लगा दो आप बार, एक्स के ऊपर क्या लगा दो, बार। तो एक्स के ऊपर एक छोटा सा डंडा खींच दिया तो ये बन जाएगा आपका मीन, और एक्स बार का फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समीशन ऑफ एक्स का मतलब हो गया जो आपके पास डाटा एक्स है उसका सम, ये हो गया सम, सम ऑफ एक्स। तो जो भी डाटा आपको दे रखा है उसका सम निकालो, और एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो एन है, ये जो है सारे के सारे एन, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो गया आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना ऑब्जर्वेशन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन है। तो पहले तो आप समीशन एक्स यानी कि इनका सम निकालोगे तो सम कितना निकलेगा, देखो 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 10 29, 29 और 2 31 और 41, 41 और 4 45, 10 55, 55 और 6 कितना हो गया आपका 61, 61 और 10 71, 71 और 8 79, 89, 89 और 3 92, 102 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको हम 9 से, अगर मेरे से सम गलत हो रहा हो तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको सम प्रॉपर तरीके से कर लेना, मैं आपको सिखा रहा हूं, तो अगर मेरे से कहीं से गलत हो जाए तो आप ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब 9 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो 9 1 जा 9, कितना बचा 1, और बन गया 12, तो 9 1 जा 9, कितना बचा अब 3, पॉइंट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 0, 9 3 जा 27 अप्रोक्स। तो इतना अप्रोक्स आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, ठीक है। तो मीन निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, कि आपके पास जो भी डाटा, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले एवरेज बताया था, ध्यान हो, सेम वही है, आप एवरेज कैसे निकालते हो, सबको ऐड करो और उतने ही नंबर से आप डिवाइड कर दो। टोटल थे 9, सबको मैंने ऐड करा और उतने नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये आपका आ गया अर्थमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब यही चीज अगर मैं निकालूं फॉर डिस्क्रीट सीरीज, अगर ये चीज हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए लेके चले तो डिस्क्रीट सीरीज क्या दिखाती है, फ्रीक्वेंसी दिखाती। कैसे, मैं दिखाता हूं, जैसे टेबल बना के, मान लो मेरे पास कोई डाटा x है और ये x की क्या दिखा रहा है नीचे, फ्रीक्वेंसी। तो मान लो मेरे पास कोई डाटा x है, मान लो मेरे पास नंबर है जैसे 2 3 5 6 7 और 9, मान लो ये रहा मेरे पास डाटा। मान लो 2 3 टाइम है, 3 2 टाइम है, 5 3 टाइम है, 6 4 टाइम है, 7 8 टाइम है और 9 मान लो 3 टाइम है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या दिखा रहा है कि पूरी टेबल में आपके पूरे डाटा में दो आपका 3 बार होगा कहीं ना कहीं, 3 आपका 2 बार है, 5 आपका 3 बार है, 6 आपका 4 बार है, 7 आपका 8 बार कहीं ना कहीं होगा, 9 आपका 3 बार है। तो अगर मैं इसको इंडिविजुअल सीरीज बनाना चाहूँ, इसको अगर डिस्क्रीट सीरीज को मैं इंडिविजुअल सीरीज बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, जैसे 2 2 2, फिर 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 3, फिर 5 कितनी बार है, 3 बार है, 5 5 5, फिर 6 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप इसको इंडिविजुअल डाटा भी बना सकते हैं। क्लियर। तो दोनों सेम ही है, बस फर्क फ्रीक्वेंसी का था। अब ध्यान से देखो, देखो अब मुझे इसका मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकलेगा इसका। अब देखो समीशन ऑफ, ऊपर तो हमने चलो एक्स बार इक्वल टू, ऊपर था समीशन ऑफ एक्स, तो समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब कोई बच्चे बोलेंगे यहाँ पर डाटा तो मेरे पास, एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कोई बोलेगा ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे ध्यान दिया था कि 2 3 बार है, 3 2 बार है, 5 3 बार है, 6 4 बार है, 7 8 बार है, 9 3 बार है। तो अगर आप लिखोगे और जब आप नीचे तक गिनोगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन नहीं होंगे, कई इससे ज्यादा ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार तो यही हो गया। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 और 2 5, 5 कितनी बार है, 3 बार, 5 और 3 8, 6 कितनी बार है, 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इनको आप ऐड करोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस बार ये दिखाएगा।
तो यानी कि जो सिग्मा एफ है वो आपका दिखाएगा एन। तो कितने, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 8 20 और 3 23, 23। तो इस बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x नहीं दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो x है वो रिपीट हो रहे हैं। देखो 2 3 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है। इसको समझना बहुत जरूरी है। 6 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो मैं एक बार थोड़ी काउंट करूंगा। 7 कितनी बार आ रहा है? 8 बार। 9 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो मैं एक बार तो काउंट नहीं करूंगा। अगर 9 3 बार आ रहा है तो 3 ही बार काउंट होगा। 7 आपका 8 बार आ रहा है तो 8 बार वो काउंट होगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस बार तुम्हारी फ्रीक्वेंसी दिखाएगी। तो इनको ऐड करोगे तो समीशन एफ आपका दिखाएगा एन। इस बार एन कितना है? 23। ठीक, डिवाइडेड बाय 23 और सम ऑफ एक्स। लेकिन एक चीज बताओ, दो मेरा 3 बार है, तो जब सम ऑफ एक्स निकालोगे तो क्या मैं 2 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 डायरेक्ट ऐसा कर दो क्या? नहीं, गलत होगा। क्यों? क्योंकि मेरा 2 कितनी बार है? 3 बार। तो 2 को 3 बार ऐड करना पड़ेगा। मेरा 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 को मुझे 2 बार ऐड करना पड़ेगा। मेरा 5 कितनी बार है? 3 बार। तो 5 को मुझे 3 बार ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो एक काम करते हैं ना, इस नंबर को मैं इतनी बार ऐड क्यों करूं? सीधा सीधा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं 2 को 3 बार ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 2 + 2 + 2 6। या 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो डायरेक्ट, 6। 3 को मैं 2 टाइम प्लस करूंगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, बात एक ही। 5 को 3 टाइम प्लस करो या 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करो, बात एक ही है। 6 की मल्टीप्लाई 4 टाइम करो या 6 की मल्टीप्लाई ऑफ प्लस को 4 टाइम करो, प्लस, बात एक ही है। 7 की मल्टीप्लाई 8 टाइम करो या 7 को 8 टाइम प्लस करो, बात एक ही है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि सिग्मा एफ इंटू एक्स, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा उसका सम आएगा। देखो फॉर्मूला तो वही था, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कोई रिपीट था ही नहीं, इसलिए नॉर्मल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया था। ऊपर सिग्मा एक्स मतलब जितने भी आपके पास एक्स है हम सबको जोड़ रहे हैं। तो यहां पर मैं अगर बोलूं तो एक्स का जो टेबल बना है इसमें सारे के सारे एक्स नहीं, केवल उनका चेहरा दिखाया गया है कि यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 6 7 और 9 है। लेकिन कितनी बार है वो उसके नीचे दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप x को ऐड करना चाहते हो तो ये तो उनका फेस वैल्यू है। इनको ऐड करके क्या करोगे आप? आपको ऐड इनके साथ करना है कि 2 3 बार है तो 3 बार ऐड होगा, 3 2 बार है तो 2 बार ऐड होगा, 5 3 बार है तो 5 3 बार ऐड होगा, 6 4 बार है तो 6 4 बार ऐड होगा। तो कहीं ना कहीं मैं अगर x की मल्टीप्लाई f से कर दूं, x की मल्टीप्लाई f से कर दूं, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका हम सम निकालेंगे, यानी कि सिग्मा f इंटू एक्स। तो यहां पर आप एक, मैं रफली टेबल बना देता हूं, क्या आएगा देखो, f इंटू एक्स। आप प्रॉपर ऐसे बना सकते हो, पहले x फिर f और तीसरा टेबल f इंटू एक्स। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 4 5 3 जा 15, 6 4 जा 24, 7 8 जा 56 और 9 3 जा 27। तो इनका सम कितना आएगा सिग्मा एफ एक्स? तो ये आ जाएगा आपका 7 8 6 13 17 22 28 34 4 5 10 12 13 134 और डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान दे मैंने क्या कहा, इसको समझना बहुत जरूरी है डिस्क्रीट वाले को, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा करते हैं बच्चे। नॉर्मल इंडिविजुअल में तो आपने डायरेक्ट प्लस कर दिया, नो डाउट, डिवाइडेड बाय एन कर दिया, कोई बड़ी बात थी नहीं। लेकिन जब डिस्क्रीट वाला आता है तो बच्चे सोचते हैं अभी भी हमने इस एक्स को ही प्लस करना है। नहीं, आप डिस्क्रीट में सोचिए केवल फेस वैल्यू है, रिपीटेशन नीचे है। अब मेरी बात सुनो, अगर इसी टेबल में 1 और 4 आ जाता, मान लो बाई चांस 1 और 4 और 1 और 4 आ जाता, मान लो, तो क्या 4 में एक ही बार प्लस करता? नहीं ना, 4 को मैं 3 बार प्लस करता। सबको प्लस करना मतलब 4 को भी प्लस करना। तो ऐसे इसको इंडिविजुअली अगर आप बनाओगे तो कैसा बनेगा देखो, जैसे आपका 2 3 बार है, 1 2 3, 3 आपका 2 बार है, 5 आपका 3 बार है, और 6 आपका 4 बार है, और 7 आपका 8 बार है, और 9 आपका 3 बार है।
ये इस तरीके से आता है। तो ये आपका इंडिविजुअल डाटा बन गया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिनो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है? 23। तो मैंने कैसे निकाला? एफ को प्लस करके, क्योंकि एफ दिखा रहा है ये फेज वैल्यू कितनी बार आ रही है। तो एफ ये शो कर रहा है ये फेज वैल्यू कितनी बार आ रही है, तो मैंने एफ को ही ऐड कर दिया। हाँ भाई ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 23। इजी। ऊपर हम केवल सिग्मा एक्स लिख रहे थे, अब हमने सिग्मा एफ इंटू एक्स लिख दिया। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू है, 2 3 टाइम है देखो, तो प्लस तो हमने सभी को करना है। तो 2 को 3 बार प्लस करो या 2 के मल्टीप्लाई 3 से कर दो। 3 को 2 बार प्लस करो या 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो। 5 को 3 बार प्लस करो या 5 की मल्टीप्लाई 3 टाइम कर दो। बात तो एक ही है ना। तो कहीं ना कहीं इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तभी तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, और सबको लास्ट में हम ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अभी तो आगे भी और करेंगे, आप फटाफट से इसको एक बार होल्ड करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक, नोट करो। आप देख रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। देखो इंडिविजुअल का आपको मैंने बता दिया। नॉर्मली आपको क्या करना है? सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि जो एक्स आपके पास डाटा है उसका सम कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। डिस्क्रीट में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी शो होती है, तो यानी कि एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी लगा दो, सिंपल, और डिवाइडेड बाय एन। लेकिन इस बार एन क्या होगा? एन आप फेज वैल्यू को देख के काउंट नहीं करोगे, इस बार दिखाया जाएगा कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो आप एक तरीके से एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इस तरीके से लिखोगे सिग्मा एफ, यानी कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया वो तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिखा देगा। ठीक है, और एफ की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो आपका वो डाटा का सम भी आ जाएगा। तो ये दो तरीके थे आपके। अब यहां पर आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, अब देखो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपने कैसे ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन है। आप जब सॉल्यूशन करोगे तो सेम ऐसी टेबल बनाओगे पहले, और यहां पर जो सबसे पहला डाटा आएगा आपका, देखो ध्यान से, मैंने एक टेबल और बना दिया। आपने निकालना है मीन, तो ध्यान से देखें, तो मीन यानी कि एक्स बार, तो फॉर्मूला वही सेम चीज, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। लेकिन ध्यान से देखें, इस बार डाटा टोटल कितने हैं? बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 डाटा है। 7 नहीं है, ध्यान से देखो। टोटल ऑब्जर्वेशन ये 0 से लेकर 10 तक 8 है, 10 से लेकर 20 तक 5 है, 20 से लेकर 30 तक 6 है, 30 से लेकर 40 तक 3 है, 40 से लेकर 50 तक 5 है, 50 से लेकर 60 तक 4 है, 60 से लेकर 70 तक 2 है। तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने होंगे? आप इसको ऐड कर दो, इसका सम निकाल दो, यानी कि सिग्मा एफ निकाल दो। ये एक तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। सबको ऐड कर दो, आप सबको ऐड कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 8 और 5 13, 13 6 19, 19 3 22, 5 27, 27 4 31 और 2 33, 33। तो यानी कि आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 33 हैं, और हम क्या सोचे चल रहे थे? 7 ही हैं। तो 33 ऑब्जर्वेशन है टोटल। ध्यान रखें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कि 0 से लेकर 10 तक इतने स्टूडेंट हैं, 10 से लेकर 20 तक इतने स्टूडेंट है, 20 से लेकर 30 तक इतने स्टूडेंट है, 30 से लेकर 40 तक इतने स्टूडेंट है, ये बता रहा है। तो आप इनको थोड़ी गिनोगे, इसके अंदर इतने स्टूडेंट है, इसके अंदर इतने स्टूडेंट है, इसके अंदर इतने स्टूडेंट है, तो इनको ऐड करके टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। क्लियर? और ये जो आपका डाटा है प्रॉपर एक्स नहीं है, तो आपका डाटा एक्स कैसे निकलेगा? इन दोनों का मिड पॉइंट। तो 0 और 10 का मिड पॉइंट कितना होता है? 5। 10 और 20 का मिड पॉइंट कितना होता है? 15। और सब में देखो इक्वल गैप है, सब में 10 10 10 10 का गैप है, तो इनमें भी आप 10 10 का गैप लेते हुए चलो। 5 क्या? 15, 25, 35, 45, 55, 65। तो ये आपका गैप आ जाएगा। लेकिन क्या इस बार सिग्मा एक्स इनफ रहेगा? क्या ये जो डाटा है इसको अगर मैं ऐड करूं इतना इनफ रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 आपका 8 बार आ रहा है, 15 आपका 5 बार आ रहा है, 25 आपका 6 बार आ रहा है। तो अगर 25 आपका 6 बार आ रहा है तो 25 को मैं एक ही बार क्यों प्लस करूं? खाली इसी को क्यों प्लस करूं? मेरा 25 6 बार आ रहा है, ये बताया जा रहा है। तो 25 को आप 6 बार प्लस करोगे ना,
या 25 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 6 से कर दोगे, बात एक ही है। तो आप एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, टोटल डाटा आ जाएगा। तो f इंटू एक्स, तो यहां पर एक और टेबल बन जाएगी जहां पर आपका क्या बन जाएगा? f इंटू एक्स का टेबल बन जाएगा। किसका टेबल बन जाएगा? f इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा 40, 75, 150, 105 और ये हो जाएगा 130। ये टोटल आ गया। तो आप एक काम कर दो, इसका टोटल निकाल दो, सम। इसी के नीचे मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तो समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखो 5 5 10, 15 का 5 बचा एक, 3 और 1 4, 5 6 7 8, 8 5 13, 13 7 20 और 4 24 का 4 बचा 2, 3 4 5 6 7 8 9, 945। तो आपको यहां पर अगर मीन निकालना है तो एक्स बार इक्वल टू क्या आएगा? सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एन। तो टोटल था मेरे पास डाटा 33, इनका सम आ रहा है 945 और डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज बता दिया, डिस्क्रीट सीरीज बता दिया और आपके सामने कॉन्टिन्यूस सीरीज का भी मैंने आपको समझा दिया है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताएं। और जो यहाँ पर पहले नॉर्मली जो बेसिक फॉर्मूला ये है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सिग्मा एक्स का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपके सामने ऑब्जर्वेशन ये है तो, लेकिन ये कंप्लीट ऑब्जर्वेशन नहीं है। 5 आपका 8 बार है, 15 आपका 5 बार है, 25 आपका 6 बार है, 35 आपका 3 बार है, 45 आपका 5 बार है, 55 आपका 4 बार है। तो ये इतनी बार रिपीट होके तब टोटल ऑब्जर्वेशन, तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने आपके? 33 ये दिखाएगा, क्योंकि आपका 5 8 बार है, 15 आपका 5 बार है, 25 आपका 6 बार है। तो यही तो दिखा रहा है आपका ऑब्जर्वेशन टोटल कितने हैं। तो टोटल आपके ऑब्जर्वेशन 33 है, तो 33 मैंने नीचे लिख दिया। और केवल मैं सम इन्हीं का नहीं निकालूंगा क्योंकि ये आधे हैं, ये इतनी बार रिपीट होकर आ रहे हैं, तो इनके मल्टीप्लाई इनसे कर दो और फिर सबको ऐड कर दो, तो टोटल इनका सम आ जाएगा। ठीक, तो ये था आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए मीन। तो ये आपका मीन एक तरीके से खत्म हो चुका है। और अगर हाँ, इसमें एक शॉर्टकट मेथड आता है, इसमें एक शॉर्टकट मेथड आता है। वैसे तो देखो शॉर्टकट मेथड उनको चाहिए होता है जिनको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, फिर भी मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे देखो, शॉर्टकट मेथड का एक सेम उसी टाइप का क्वेश्चन ले लिया मैंने, और ये है मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट। मान लो मुझे शॉर्टकट मेथड से करना है, तो शॉर्टकट मेथड के लिए ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपको चाहिए x, क्योंकि ये प्रॉपर x नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट की, इसके बीच में इतने स्टूडेंट आ रहे हैं, इसके बीच में इतने स्टूडेंट आ रहे हैं, इसके बीच में इतने स्टूडेंट आ रहे हैं, इनके बीच में इतने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो ये तो दिखा रहा है आपका फ्रीक्वेंसी, तो ये तो होगी फ्रीक्वेंसी। लेकिन x नहीं है हमारे पास प्रॉपर, तो मैंने क्या होता है x कैसे निकालते हैं? या तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, या इनके मिड टर्म, तो रेगुलर बात वही है। तो 5 सब में 10 10 का गैप है, तो 15 25 35 45 55 और 65। अब मुझे इसको शॉर्टकट मेथड से करना है, तो शॉर्टकट मेथड के लिए एक और कॉलम बनेगा, ध्यान से देखना। और यहां पर मुझे निकालना होगा डी। क्या निकालना होगा? डी। और डी कैसे निकलता है? डी निकलता है आपका x माइनस ए। डी कैसे निकलता है? x माइनस ए। तो x तो आपके सामने ये रहा। अब बात आती है a है क्या? तो a यहां पर है एज्यूम्ड मीन, जो हम एज्यूम करेंगे। तो आप एक काम करो, ऊपर से और नीचे से गिन लो, जो बीचों बीच पड़ेगा वही एज्यूम मीन। या वैसे तो आप किसी को भी मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। जैसे मैं प्रॉपर 1 2 3 4 1 2 3 4 बीचों बीच आ रहा, तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा एज्यूम्ड मीन है। तो ये मेरा एज्यूम्ड मीन है, तो एज्यूम्ड मीन ए है। अब x माइनस ए करना है, लेकिन साथ ही साथ में देखो इनके बीच में कितने का गैप था? 10 10 का, तो डिवाइडेड बाय गैप, या 10 कर दो।
जितने का गैप है, एक काम करो h लिख देते हैं यहां पर हम गैप को h से शो करते हैं, स्मॉल h। तो ये गैप आपका h हो गया। तो d का फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो d का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच। अगर गैप है, इंटरवल है, तो आप h से डिवाइड करोगे। अगर इंटरवल नहीं है तो आप केवल और केवल x माइनस ए रहने दोगे, इनफ। जैसे थोड़ी देर पहले हमने कौन सा करा था, डिस्क्रीट सीरीज में, वहां पर कोई इंटरवल नहीं होता, तो आप डिवाइडेड बाय h नहीं करोगे। तो x कितना है आपका 5, a कितना है 35, तो 5 माइनस 35 माइनस 30, 15 माइनस। अब एक बात और, x आपका 5, a आपका 35, तो 5 माइनस 35 माइनस का 30 डिवाइडेड बाय h। h कितना गैप है सब में, 10 का, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3। और सब में गैप अगर सेम था तो यहां मैं एक काम करता हूं, बहुत ही शॉर्टकट क्यों बोला गया देखो समझो। पहले मैं एक काम कर लेता हूं, उसको भी छोड़ो, इसी पे ध्यान देता हूं। मेरा a 35 है, कहीं ना x में से a को अगर माइनस करोगे तो बारिश की भी आएगी। तो 35 माइनस 35 क्या हो जाएगा, 0। आप नीचे को 1 2 3 लिख दो, ऊपर को -1 -2 -3 लिख दो। सबसे आसान जो आपका a है, एज्यूम्ड मीन, चाहे इसको मानो इसको किसी को भी मान लो, उसके सामने आप 0 लिख दो, क्योंकि 35 माइनस 35 0। अब 0 आ गया, उसके नीचे आप 1 2 3 4 5 6 लिखते जाओ, उसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 6, लेकिन माइनस में। पीछे को डाटा माइनस में, आगे को डाटा प्लस में। और अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कर सकते हो, डाटा वही रहेगा। तो इस बार मीन का जो फॉर्मूला रहेगा, अभी तक हमारा चलता था सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाले में एफ आ जाता है, नॉर्मल वाला क्या था, सिग्मा एक्स अपॉन एन। फ्रीक्वेंसी वाले में एफ आ जाएगा, बस यही फर्क होता है। लेकिन एक्स की जगह इस बार हम यूज क्या करेंगे, डी। तो इस बार मीन होगा सिग्मा एफ डी अपॉन एन। एक्स नहीं होगा इस बार, शॉर्टकट मेथड में हमने इसलिए क्या निकाला हुआ, डी। एक्स की जगह पे हम डी यूज करेंगे, जहां जहां एक्स था वहां वहां डी यूज हो जाएगा। क्लियर। और हमने ए को माइनस करा था, यहां पर हम ए को प्लस कर देंगे। यहां पर हमने डी निकालने के लिए ए को माइनस करा था, यहां पर ए को क्या कर देंगे, प्लस। डी निकालने के लिए हमने एच से डिवाइड करा था, यहां पर एच से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इस तरीके से फॉर्मूला बनाना सीखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, गारंटेड। ए माइनस करा था मैंने, ए यहां प्लस कर दिया। यहां आपने एच से डिवाइड करा था, मैंने फॉर्मूले में एच से मल्टीप्लाई कर दिया, हिसाब किताब बराबर। तो ए आपका 35 प्लस एफ डी, यहां पर एक टेबल बना लो किसका, एफ इंटू डी का। तो एफ ये रहा, डी ये रहा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 10, 3 इंटू -1 -3, 6 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 और 6 इंटू 3 18। एफ की मल्टीप्लाई डी से कर दो, तो ऊपर माइनस वाले इनका अलग निकाल लो सब। 10 और 9 19 और 3 22 माइनस का 22, 18 4 22 और 3 25। तो इधर माइनस का 22 है और इधर प्लस का 25 है, तो इनका जो टोटल आएगा कितना आएगा, टोटल प्लस का 3 आएगा। तो 3 अपॉन एन, मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। 5 और 3 8, 8 और 3 11, 6 17, 3 20, 6 26, 2 28 और इंटू एच कितना है, 10। 10 इंटू 3 30 डिवाइडेड बाई 28। तो अप्रोक्स आपका आंसर जो आएगा 36 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 36 पॉइंट समथिंग में। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो, बहुत आसान है। बस ध्यान रखना, शॉर्टकट मेथड में हम x यूज नहीं करते हैं, x की जगह हम निकालते हैं d। और d कैसे निकालेंगे, एक एज्यूम्ड मीन लेके। आप किसी को भी ले सकते हो, आपका आंसर यही आएगा, आप करके ट्राई कर सकते हो, कोई सा भी ले लो आप, a इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। बस जिसको a लोगे उसके सामने 0, जैसे इसको अगर मैं a लेता हूं तो इसके सामने 0, अब इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो सब ऊपर को आएगा -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अगर मैं इसको ले लेता हूं, मान लो एज्यूम्ड मीन, तो इसके सामने 0, बाकी नीचे 1 2 3 4 5 6, बस इजी। और बीचों बीच इसलिए लेते हैं ताकि नंबर ऊपर और नीचे सेम सेम छोटे छोटे नंबर रहे और कैलकुलेशन आसान रहे।
क्लियर? तो नोट कर लो फटाफट, बाकी डाउट तो आप पूछ ही सकते हैं मेरे से कभी भी। अब आपका आता है जियोमेट्रिक मीन। तो इस जियोमेट्रिक मीन को कैसे किया जाता है? देखो सिंपल सा फंडा, अगर एक नंबर में आता है, ज्यादा बड़े नंबर के लिए तो है नहीं, तो अगर नॉर्मल छोटे नंबर में आता है तो जियोमेट्रिक मीन जो है आपका, वो होता है आपका nth रूट ऑफ nth डाटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ nth डाटा। मतलब आपके पास मान लो n ऑब्जर्वेशन है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारे n तक। तो सबके मल्टीप्लाई कर दो और उसका nth रूट निकाल दो। क्लियर? तो जियोमेट्रिक मीन क्या होता है? आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबके मल्टीप्लाई कर दो और उसका उतना रूट निकाल दो। जैसे अगर मेरे पास 4 डाटा है तो 4 डाटा का मल्टीप्लाई करके फोर्थ रूट निकाल दो, 5 डाटा तो 5 डाटा का मल्टीप्लाई करके फिफ्थ रूट निकाल दो। इजी। और साइंटिफिक कैलकुलेटर सबके पास होगा ही, वहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका जो बेसिक फॉर्मूला बनाया है, कैसे बनाया इसको मैं फटाफट बता देता हूं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो जब आप लॉग लोगे तो लॉग जीएम इक्वल टू लॉग, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x1 x2 x3 डॉट 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 xn। और जो n है, देखो n को हटाओ थोड़ी देर के लिए, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। रूट जब हटता है तो पावर क्या लगती है? हाफ, 1/2। लेकिन यहां पर क्या था? n, तो 1 की जगह कितना आ जाएगा? n, यानी कि हो जाएगा n/2। क्लियर? और लॉग में सभी को पता होना चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा रहेगा कि लॉग की पावर जो भी रहती है वो आगे आ जाती है, तो n/2 तो आ जाएगा आपका आगे, और अंदर क्या बचेगा? लॉग x1 x2 x3 डॉट 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 xn। क्योंकि एक फॉर्मूला था log m की पावर n इक्वल टू होता है n log m। मेरी इस वीडियोस में इस चैनल में ऑलरेडी लॉग के ऊपर भी वीडियोस बनी हुई है, आप देख सकते हो वहां पे। तो ये हो जाएगा log gm इक्वल टू n/2, और अंदर जितने भी लॉग हैं, सॉरी लॉग के साथ जितने भी डाटा मल्टीप्लाई में, सबको पता होना चाहिए लॉग के साथ अगर कोई डाटा मल्टीप्लाई में तो सबके साथ लॉग चला जाता है और प्लस आ जाता है। तो log x1 log x2 log x3 प्लस डॉट 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 प्लस log xn। तो ये आपका इस तरीके से खोला जाता है, क्योंकि एक फॉर्मूला था, जैसे log m इंटू n है तो इसको हम लिखते हैं log m प्लस log n, खत्म। और जब यहां से log हटाओगे तो यहां तो बन जाएगा आपका gm, और यहां आपका लिखा जाएगा एंटी लॉग, और अंदर n/2 और बाकी अंदर सेम एज इट इज। तो ये बन जाएगा आपका अर्थमेटिक, सॉरी जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, एंटी लॉग n/2। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। अगर रूट है तो रूट का मतलब होता है 1/2, लेकिन nth रूट का मतलब हो जाएगा आपका 1/n। 1/n करेक्शन कर लेना इसको आप, तो ये हो जाएगा आगे 1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 1/n। तो और अंदर log x1 प्लस सेम रहेगा। तो आपका जो जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बनेगा फाइनली क्या बनेगा? एंटी लॉग 1/n, अंदर log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस log x4 डॉट 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 log, मतलब जितने भी आपके डाटा होंगे वो अंदर log के साथ प्लस हो जाएंगे। जितने भी अंदर आपके डाटा होंगे सारे के सारे log के साथ क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और बाहर 1/n और एंटी लॉग, और 1/n, n क्या होता है यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका जियोमेट्रिक मीन था, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है? तो ये आपका जियोमेट्रिक मीन। अब मैं इसके बाद बताता हूं आपको हार्मोनिक मीन, फिर आपका मीन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब आपके सामने मीन का जो मैथमेटिकल मीन था उसका आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन निकालना बड़ा आसान है, n अपॉन समीशन ऑफ 1/x, सिंपल। n का मतलब सबको समझ पता ही है, हार्मोनिक मीन का n जो है इसमें क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
आपके पास जितना भी डाटा रहेगा उसके नंबर। और लेकिन यहां पर एक चीज है, 1/x का सम है। मान लो मेरे पास कोई डाटा है x, 2 4 6 7 8 11 12, मान लो एक डाटा है, मुझे निकालना है हार्मोनिक मीन। तो मेरे पास टोटल कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हार्मोनिक मीन कैसा आ जाएगा मेरा, 7 अपॉन, लेकिन समीशन 1/x निकालना है मुझे, और वहां पर क्या है मेरे पास x। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले 1/x निकाल लेते हैं। तो 1/x, मान लो ये आपका एक टेबल बना लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा टेबल बना लेते हैं। अब मान लो मेरे पास x दे रखा है, लेकिन मुझे फॉर्मूले में 1/x का सम चाहिए। तो 1/x का सम मतलब x का 1/x करोगे तो जो भी डाटा होगा अपॉन में आ जाएगा। तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/11, 1/12। तो 2 से 1 को डिवाइड करके जो भी आएगा लिख लोगे, 4 से 1 को डिवाइड करके लिख लोगे, 6 से 1 को डिवाइड करके, 7 से 1 को डिवाइड करके, 8 से 1 को डिवाइड करके, 11 से 1 को डिवाइड करके, 12 से 1 को डिवाइड करके। तो जो डिवाइड करके यहां पर आप लोग लिखोगे, जो भी आएगा डिवाइड करके, 2 से 1 को, 4 से 1 को, 7 से 1 को, जो भी डिवाइड करके आएगा, कैलकुलेटर आपके पास होगा, डिवाइड करने के बाद आपके पास प्रॉपर 1/x आ जाएगा। और उसके बाद एंड में आप समीशन 1/x निकाल सकते हो, क्योंकि 1/x तो आपके पास सब निकल चुके हैं। अब सबको आप क्या करते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ, तो समीशन 1/x आ जाएगा, यहां पे लिख देना, और डिवाइड 7 को कर देना, आपका हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मीन वाला टॉपिक प्रॉपर क्लियर कर लिया है। अब हमारे पास बचता है मीडियन और मॉड। क्लियर? तो इस चीज को आप अच्छे से करें। मीन अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास फिर से आपके लिए मीन के लिए बना दी जाएगी। तो आप इस तरीके से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपने डाउट्स, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों तक भी भेजें ताकि वो भी इस चीज को पढ़ सके। ठीक। अब आपके सामने जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है पोजिशनल एवरेज। ठीक, पोजिशनल एवरेज। एक एवरेज, अभी तक हम मीन का मतलब एवरेज ही था जो अभी तक हम निकालते हुए आ रहे थे। अब है आपका मीडियन, जिसको हम बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। ये भी आपके तीन डाटा के लिए निकलेगा। पहला आपका इंडिविजुअल डाटा, दूसरा आपका निकलेगा डिस्क्रीट डाटा, और तीसरा आपका निकलेगा कॉन्टिन्यूअस डाटा। तो ये भी आपके तीनों डाटा के लिए निकलेगा, मीडियन, इंडिविजुअल डाटा, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूअस डाटा। इंडिविजुअल डाटा अगर हमें निकालना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पर, मान लो फॉर इंडिविजुअल डाटा, मान लीजिए पहले हम निकालेंगे फॉर इंडिविजुअल डाटा। पहचानना कैसे, देखो बड़ा आसान है। इंडिविजुअल डाटा में आपको केवल एक ही टेबल मिलेगा, एक सिंपल डाटा मिलेगा। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, मान लीजिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 45, 43, 46, 49, 41, 39, 36, मान लीजिए डाटा है। अगर मुझे इसका मीडियन निकालना है, ये सिंगल क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो ये एक इंडिविजुअल डाटा है। तो इंडिविजुअल डाटा के लिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप इस डाटा को एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। पहले इसको आपको एक, क्योंकि पोजिशनल वैल्यू निकालने के लिए आपका डाटा एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। यहां पर देखो, कभी 45 है, फिर 43, फिर 39, 36 लास्ट मिक्स है। तो आपको इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में।
तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं। तो सबसे पहले इन सब में से डाटा क्या आएगा आपका 36 आएगा, फिर 39 आएगा, फिर आपका 41 आएगा, फिर 43 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 46 आएगा, फिर 49 आएगा। सारे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सारे डाटा आ गए। अभी मेरे पास प्रॉपर एक डाटा हो गया जिसको मैंने एक बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब मुझे क्या निकालना है, इंडिविजुअल डाटा का मीडियन निकालना। और मीडियन का मतलब होता है पोजिशनल एवरेज। तो आप एक काम करो, काउंटिंग आप ऊपर से भी करो नीचे से भी करो, जो बीचों बीच आएगा वही आपका आंसर होगा। ऊपर से भी काउंटिंग करो, नीचे से भी काउंटिंग करो, जो बिल्कुल बीचों बीच आएगा वही आपका मीडियन होगा। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दोनों तरफ से फोर्थ नंबर पे यही आ रहा है, तो ये आपका मीडियन हो गया। ये आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। क्लियर। और कभी कभार अगर मान लो ऊपर से भी नीचे से भी काउंटिंग बराबर नहीं आ रही है, वही नंबर नहीं आ रहा है जिस पर हम, जैसे फोर्थ नंबर पे ये आ रहा है ऊपर से भी और नीचे से फोर्थ नंबर पे आ रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है। तो ऊपर से और नीचे से जो बीच में दो डाटा फंसेंगे, उन दोनों डाटा को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, उनके बीच की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इसी में एक और डाटा ऐड कर देता हूं, मान लो 50, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 50, पहले 36, 39, 41, 43, 45, 46, 49 और लास्ट में 50। अब देखो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे से फोर्थ नंबर पे 45 आ रहा, ऊपर से फोर्थ नंबर पे 43 आ रहा, दोनों के दोनों आ रहे हैं फोर्थ नंबर पे, इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं। और तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, एवरेज निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 44। तो इनके बीच में, और देखो ध्यान से 43 और 45 के बीच में ऐसे ही 44 ही होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मीडियन, पोजिशनल एवरेज। क्लियर हो गया। तो ये तो था आपका इंडिविजुअल डाटा के लिए। किसके लिए था, इंडिविजुअल डाटा के लिए। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट डाटा के लिए। अब जैसा आपके सामने क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है, और ये डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है कि क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। मतलब डाटा के फेस वैल्यू दिखा दी कि ये इतनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब इसको हमने, इसका मीडियन निकालना है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में तो लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन 5 8 बार है, 7 6 बार, अगर इसको प्रॉपर लिखोगे तो बहुत ज्यादा, पता नहीं कहां तक लिखना पड़ेगा। तो इनका एक तरीका है, वैसे तो देखो फॉर्मूला एक ऑड और एक इवन के लिए होता है, लेकिन मैं आपको एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ, गलत नहीं होता उससे। आपको क्या करना है, n+1/2 ये वाला टर्म देख लेना है, ठीक, n+1/2 टर्म। अभी कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर जो n है, n आपको पता है एक होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर इंडिविजुअल डाटा होता, ये होता तो 1 2 3 4 5 6 ही मेरे पास ऑब्जर्वेशन थे, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी 7 बार, तो 5 8 बार है अकेला, 7 6 बार है, 9 2 बार है, तो सारे के सारे डाटा को गिनोगे तो आपके पास जो n आएगा, कैपिटल N या स्मॉल n जो भी आप लिखना चाहो, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 2 18, 18 2 20 और 6 26, 8 और 6 14, 15 16 17 18 19 20 26 26 आ रहे हैं। तो 26 प्लस 1/2 यानी कि कितना आ गया 27, यानी कि 13.5 टर्म। लेकिन ये गिनेंगे कैसे हम 13.5 टर्म, ये तो पता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें निकालनी पड़ती है यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो डिस्क्रीट वाले के लिए मीडियन निकालने के लिए, डिस्क्रीट वाले के लिए मीडियन निकालने के लिए मुझे सीएफ निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो मैंने आपको सिखाया था कैसे निकलती है। पहला डाटा एज इट इज, फिर क्रॉस और प्लस, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26। इसका सम और एंड वाला टर्म दोनों सेम होने चाहिए। अब आपका 13.5 जो टर्म आ रखा है वो कहां पर आपको मिलेगा, देखो ये 8 इसमें मिल जाएगा आपको, क्योंकि 14 है, तो 13.5 आपको इसके अंदर मिल सकता है। ये तो छोटा है, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा। तो इसको आप अंडरलाइन कर लोगे, तो मतलब 7 जो है आपका मीडियन मिल गया। जो आपका मीडियन है वो कितना आ गया 7।
खत्म, कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाना है। आपने केवल n+1/2 टर्म देखना है। n की जगह जो भी आपका रहेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी वाला तो ऐड कर दोगे, नहीं तो नॉर्मल गिन लोगे। 13.5 टर्म, तो आप CF निकालोगे। CF में देखोगे कि वो डाटा किसके अंदर मिलेगा आपको, 8 में तो मिलेगा नहीं, 14 में ही मिलेगा, क्योंकि इसके बाद तो और बड़े बड़े नंबर है। तो इसको अंडरलाइन कर लोगे, तो आपका जो x में जो फंसेगा वही आपका क्या कहलाएगा, मीडियन। इजी, बहुत आसान है। अब मैं थर्ड लेके चलता हूं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। देखो देखो, अब आपके सामने जो लास्ट सीरीज है इसका वह है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। और इसमें कैसे करते हैं ध्यान से देखो। जैसा आपको पता है कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है आपके सामने आता है इंटरवल, यानी कि एक रेंज वाला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको रेंज दी जाती है, इंटरवल दिया जाता है। अब इसमें बात यह कि फ्रीक्वेंसी तो है कि भाई इतने 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 के बीच में जो है इतने इतने स्टूडेंट्स हैं, मतलब देखो 0 से लेकर 10 तक 6 स्टूडेंट्स हैं, रिपीट हो रहे हैं 6 स्टूडेंट, बहुत सारे, फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आएगा और आपको क्या निकालना हो, मीडियन, जब भी आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हो और अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपको CF निकालना ही पड़ेगा। तो CF कैसे निकलेगा, 6 फिर 14, फिर 14 और 14 28, फिर 28 और 16 कितना हो गया 44, फिर 44 और 4 कितना हो गया 48, 42 50। तो इसका मतलब इसका सम भी कितना आएगा, 50 ही आएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका CF। अब मुझे सबसे पहले चेक करना है n+1/2 वाला टर्म, ये वाला मुझे टर्म यूज करना है। तो n कितना है 50, तो 50+1/2 यानी कि 51/2, यानी कि कितना हो गया आपका 25.5 टर्म। तो 25.5 टर्म कहां पे मिलेगा आपको, तो 6 में तो मिलेगा नहीं, 14 में नहीं मिलेगा, 25 आपका 28 के अंदर मिलेगा। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। मतलब जो वो टर्म दिखाई दे रहा है वो आप उससे बड़े वाले उसमें ले लोगे, छोटे वाले में नहीं लिया जाता, वो तो खत्म हो चुका है, अगले वाले के अंदर में लोगे, जैसे आपको 28 में मिल जाएगा आराम से। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूअस के लिए, जो कॉन्टिन्यूअस के लिए फॉर्मूला होता है मीडियन का, वो होता है L+n/2 माइनस का CF/F इंटू H। ये ध्यान रखना, ये है एकमात्र फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस के लिए। ना तो आपका देखो डिस्क्रीट में था ना इंडिविजुअल में था, केवल कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपके लिए आ रहा है फॉर्मूला बस। तो m बराबर L+n/2 माइनस CF/F इंटू H। अभी डाटा आएगा कहां से, L कहां से आएगा, देखो जो लाइन आपने अंडरलाइन करी, तो जो L होता है, L का मतलब होता है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट दोनों में से कौन सा है, 30। अपर लिमिट क्या है, सॉरी, लोअर लिमिट कितना है 20, अपर लिमिट कितना है 30। आपको L चाहिए, L का मतलब लोअर लिमिट, तो दोनों में से लोअर लिमिट आपका है 20, तो आ जाएगा 20 प्लस n कितना था 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF। अब जो CF है, अब आपको पता है 25.5 28 के अंदर तो मिलेगा, लेकिन 28 थोड़ी, मेरा 25.5 है, तो 28 के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा लिया है, तो आप लोगे CF ये वाला एक कदम पीछे। CF हमेशा एक कदम पीछे वाला लोगे, क्यों, क्योंकि 14 तक कंप्लीट है वो। अब मेरा जो 25.5 आ रहा है 28 के अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है इसके, तो इसके अंदर आ रहा है, इसको छोड़ दो, जो खत्म हो चुका है वो लास्ट आपका CF हो जाएगा। तो ये एक कदम पहले आपका CF हो गया 14 अपॉन, और नीचे क्या F वाली लाइन ये रही फ्रीक्वेंसी वाली, तो F कितना है 14, और इंटू H कितना है आपका, H का मतलब होता है गैप, तो इनके बीच में गैप कितना है, सबके बीच में 10। तो 20 प्लस 50 को 20 से डिवाइड करोगे 25, 25 माइनस का 14 कितना बचेगा आपके पास 11 अपॉन 14 और इंटू 10, तो हो जाएगा 20 प्लस
10 इंटू 11 110 डिवाइडेड बाई 14। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा लगभग लगभग 28 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, कुछ देख लेना, 28 या 27 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो इसके लिए मेन फॉर्मूला ये रहा, आप इसको ध्यान रखें। सी एफ कैसे निकालना पता चल गया आपको, ऐसा निकालना है। लेकिन जब आप सी एफ लोगे तो जो आपकी लाइन अंडरलाइन हो रखी है उससे एक स्टेप पहले वाला लोगे सी एफ, ठीक है। जो आपकी लाइन क्या हो रखी है, अंडरलाइन हो रखी है, उससे एक स्टेप पहले वाला लोगे वो आपका सी एफ होगा। बाकी एफ तो वही वाला होगा, लोअर लिमिट हमेशा नीचे वाली लिमिट होगी, तो वही जो अंडरलाइन हो रखी है वही आपका आंसर दे देगा। ये था आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तो आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है मॉड, और ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक है। कल आपको इसके ऊपर दूसरी वीडियो मिल जाएगी और आपका यूनिट खत्म हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी इस वीडियो को स्किप करके देखा, तो भाई मैं बताने वाला हूं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चाहे 1 घंटे की वीडियो, चाहे 1.5 घंटे की वीडियो, आप इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या चल रहा है, टॉपिक कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप करे आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आई गारंटी यू आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, आखिरी टॉपिक मॉड। मॉड क्या होता है, एक तरीके से जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होगा वो आपका मॉड होगा। जैसे ये भी आपके 3 सीरीज के लिए निकलेगा। सबसे पहला यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहला किसके लिए निकलेगा, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज जैसे एग्जांपल मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 3 5 2 4 6 2 3 2 2 4 2 7, मान लो ये नंबर आपका एक क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज। आपको पता लगाना है इसका मॉड क्या होगा। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये मान लो डाटा हेक्स, ठीक। 3 है, 1 2 2 टाइम, फिर 4 है आपका 1 2 टाइम, फिर आपका 5 है 1 टाइम, फिर आपका 6 है 1 टाइम, फिर आपका 7 है 1 टाइम, ये रहा। तो आप ध्यान से देखो कि जो 2 है आपका डाटा वो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 6 बार। तो आपका जो मॉड होगा वो होगा 2। आंसर सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है, 2 हो रहा है, तो यही आपका मॉड। दूसरा अगर हम बात करूं इंडी और डिस्क्रीट सीरीज के लिए, तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप इसी को उठा लो टेबल। मतलब आपको कोई ऐसा दे देगा क्वेश्चन कि भाई ये एक्स है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे 2, चलो कुछ और ले लेते हैं, 4 5 6 7 और 8, यह है 2 टाइम, यह 3 टाइम, यह 4 टाइम, यह 7 टाइम और यह 2 टाइम। तो आप देख सकते हो कि जो इसमें डाटा में जो 7 है, क्योंकि आपका डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है जिसमें डाटा के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी ऐड होती है कि ये इतनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 की है, 7 टाइम। तो आपका जो मॉड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7। खत्म। तो ये तो हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अब आता है आपका लास्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, ध्यान से देखना उसको। तो ध्यान से देखना, ये आपका लास्ट टॉपिक आज का, और इसका भी लास्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, देखो इस बार इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में तो ये आती है कि भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही हमारा मॉड हो। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस वाले इंटरवल की है, इस वाले इंटरवल, लेकिन ये इंटरवल है, डाटा नहीं है, इंटरवल है। तो ये तो इसको आप कर लोगे अंडरलाइन, इसको आप क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे, ठीक। अब बात आती है कि आप लोग इसको निकालोगे कैसे। तो मॉड का यहां पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है L
प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 और इंटू एच। तो ये तो सभी को पता होगा कि L का मतलब होता है लोअर लिमिट। जिस डाटा को आपने अंडरलाइन करना है उसका लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना, 12 उठा लिया हमने 12 प्लस। अब यहां पर बात आती है कि F1 F0 F2 क्या है ये। H तो आपको सबको पता है, गैप होता है, तो गैप कितना इनके बीच में, तो 2 का गैप है सबके बीच में। अब बात आती है F1 F0 F2 क्या है। तो F1 आपका जिसको अंडरलाइन करा है वो आपका F1 होगा, F2 1 का अगला, F0 1 से पहले वाला। सीधी सीधी सिंपल बात। आप जिसको अंडरलाइन करोगे वो आपका F1 होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास, ठीक। F0 F1 से पहले, ऐसा समझ लेना ना, 1 से पहले क्या आता है 0 और 1 के बाद क्या आता है 2, सिंपल। तो 1 से पहले 0, 1 के बाद 2, सारा डाटा मिल गया। तो F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 4 अपॉन 2 F1, यानी कि 2 इंटू 8 16 माइनस F0 4 और F2 कितना है आपका 2। कैलकुलेट कर लो। तो 12 प्लस 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 2 10 और इंटू 2, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 10। जब आप 10 से डिवाइड करोगे 8 को तो नीचे एक जीरो है, तो पॉइंट भी एक स्टेप पहले लगेगा, तो 0.8, तो 12.8 आपका मॉड आ गया। इजी। तो आप देख सकते हो कि आपका मॉड खत्म हो चुका है। तो आप लोग देख रहे होंगे आपका मॉड मैंने खत्म कर दिया। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको अंडरलाइन कर लेना, बाकी फॉर देखो कॉन्टिन्यूअस वाला ही मेन है। हर टॉपिक में आपने देखा होगा कॉन्टिन्यूअस वाला मेन था। अगर किसी को कॉन्टिन्यूअस वाले को समझने में दिक्कत आई हो तो मेरे को जरूर बताएं, मैं आपके लिए वो नेक्स्ट वीडियो उसमें जरूर डाल दूंगा, ठीक है। चाहे शॉर्ट्स डालो चाहे कंप्लीट वीडियो डालो, आप मुझे जरूर बताएं। तो आप देख सकते हो अंडरलाइन करा, केवल कॉन्टिन्यूअस वाले में ये प्रोसेस चल रहा है, आपने देखा होगा हर टाइप में। तो आप इनको अच्छे से करना। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। लापरवाही नहीं करनी है, लास्ट सेमेस्टर है और अच्छे नंबर आएंगे और अच्छे से पास होके जाओगे तो देखो फिर आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते नहीं तो कहीं ना कहीं उनकी बैक लग जाती है और रिजल्ट उनका रुक जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखें, और हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लेके आऊंगा। लगभग पहले मैं टॉपिक करा देता हूँ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द मैं इसमें आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, आप लोग भी देखें। और इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।